जैसा कि हम लोग देखने जा रहे थे आगे कि पृथ्वी जो अस्तित्व में है, पृथ्वी जो है उस पे जो भी चीजें हैं, चाहे वो नदियां हो, पहाड़ हो, पर्वत हो, झरने हो, मनुष्य हो, जीव हो, जंतु हो, जानवर हो, चट्टान हो, झील हो, नदी हो, कुछ भी है, एवरीथिंग, वो पृथ्वी के साथ नहीं उत्पन्न हुआ। बाद में पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के कारण उसका उद्भव हुआ। ठीक, तो ये संपूर्ण कालखंड जो है वो कल्पों में बांटा गया, महाकल्पों में, महाकल्पों से युगों में, और युगों से कल्प में बांटा गया छोटे स्वरूप के रूप में, ताकि समझने में आसानी हो सके। हमारा जो उद्देश्य है, हमें जो पढ़ना है वो मानव की उत्पत्ति जो है उसे पढ़ना है। मानव की उत्पत्ति टर्सरी युग के प्लायोसीन काल में हुई है, इसको देखना है। तो इसके लिए हमने ये आवश्यकता महसूस की कि अगर आपको एक डायग्राम इसका समझ में आ जाए, ये पता चल जाए कि अभी तक कुल कितने कल्प हुए हैं, कुल कितने युग हुए हैं, कुल कितने महाकल्प हुए हैं, अगर इसकी समझ आपको आ जाए तो शायद आपको ये टर्सरी युग और प्लायोसीन आप कभी नहीं भूलेंगे। रेगुलर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि मानव की उत्पत्ति या मानव का संबंध निम्न में से किस युग से है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक की चतुर्थक, तो उसमें तृतीयक आंसर सही रहता है। अगर दे देते हैं कि निम्न में से कौन सा एज है, कौन सा इरा है, सॉरी जो है जिससे ये चीजें, ये मानव संबंधित है या मानव के विकास से संबंधित है, तो उसमें आपको प्लायोसीन बताना होता है। प्लायोसीन आपका जो है वहां से आंसर निकल के आता है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में आगे आके देखते हैं। तो हमने देखा कि जो 5 महाकल्प है वो है प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सिनोजोइक और नियोजोइक। ये 5 आपके महाकल्प हैं। पहले महाकल्प के अंदर कोई युग नहीं हुआ है, तो इसको हमने ऐसे छोड़ दिया। इसके अंतर्गत एक हुआ है तो वो है प्रारंभिक, इसके अंदर एक है तो वो है द्वितीयक, और इसके अंदर जो है वो सबसे महत्वपूर्ण तीसरा यानी टर्सरी है, और ये चतुर्थक है। ठीक, इतना समझ में आया। इसके अंतर्गत जो कल्प है जिसको पीरियड्स कहते हैं, तो ये जो है ये 18 हुआ है टोटल। जैसे एक बार गणना कर लेते हैं, कहीं कम तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और एक 18। ठीक, इस तरह से हो गए। अब प्रत्येक कल्प की अपनी अपनी कोई ना कोई विशेषता नहीं है, उसको देखते हुए चलेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं आर्कियन। तो जो आर्कियन है इसकी विशेषता हम लोग देखेंगे। ये क्या है? ये जो कल्प है ये जीवन रहित था, इसमें जीवन नहीं था। इस समय सिर्फ नीस व ग्रेनाइट की चट्टानें, नीस व ग्रेनाइट की चाफा चट्टानें, समझ लीजिएगा, नीस व ग्रेनाइट की चट्टानें थी इस आर्कियन एज में। फिर जो प्री कैम्ब्रियन एज आता है इसमें अरावली व धारवाड़ की पर्वत श्रृंखला का विकास होता है। ठीक, ये हो गया, इस कालखंड में हो रहा है। इसके बाद कैम्ब्रियन, ये जो है इसमें विंध्य की पर्वत श्रेणियों का विकास होता है। देखिए विकास क्रम देखते चले रहे हैं, तो चल रहे हैं। अभी भी मानव जो है जीवन जो है वो जीवन रहित है, ये जो जीवन है वो नहीं है अभी यहाँ तक। ठीक, फिर ओडोविशियन काल जो आता है, ओडोविशियन काल में हम देखते हैं इस समय जो सागर था वह स्थल में प्रवेश कर जाता है, स्थल की तरफ प्रवेश कर जाता है, और काफी कुछ हिस्सा जलमग्न हो जाता है। ठीक, काफी कुछ हिस्सा जलमग्न हो जाता है। दक्षिण अफ्रीका से संबंधित, दक्षिण अमेरिका से संबंधित जो है काफी कुछ हिस्सा उसमें बाद में डूब गया था। ठीक, यहां देखते हैं। उसके बाद जो सिलोरियन एज है, सिलोरियन में क्या होता है? इसमें समुद्र में मछली का विकास आरंभ होता है। ठीक, इतना समझ में आया कि इस कालखंड में समुद्रों में मछली यानी जीवन आ गया पृथ्वी पर। ये किस एज में हुआ? सिलोरियन। प्राइमरी एज जो है, प्राथमिक युग जो है पैलियोजोइक
महाकल्प के अंतर्गत जो प्राथमिक युग था उसमें जो है सिल्वरियन काल में समुद्र में मछलियां आ जाती हैं। ठीक, अब इन मछलियों के आने के बाद जो अगला कालखंड है उसमें उभयचर की उत्पत्ति होती है। ठीक, यानी पहले हमने देखा जो जल वाले जीव है उनका विकास, और उसके बाद उभयचर यानी जो दोनों स्थलों पे रह सकते हैं। ठीक, उनका विकास हो जाता है, जिसमें अगला जो चरण है उसमें हम देखते हैं कि उभयचरों के साथ साथ यानी जो भी है चीजें वो साथ में है। उभयचर प्लस छोटे कीड़े मकोड़े और साथ ही साथ बड़े पेड़ जिनकी 100 फीट तक लंबाई थी, इनके बारे में साक्ष्य मिलता है, पता चलता है। ठीक, कब? कार्बोनीफेरस एज में। कार्बोनीफेरस विज्ञान में भी एक पार्ट है जिसमें जीवों के विकास के बारे में बताया गया उस एज में। ठीक, फिर इसके बाद जो आता है जो तो पर्मियन में जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट के अस्तित्व में आने के साक्ष्य मिलते हैं कि इस समय जर्मनी के क्षेत्र जो है वहां पर ब्लैक फॉरेस्ट जो है, काले घने जंगल, उनका विकास होता है। ठीक, फिर ट्रियासिक एज जो आता है, इस ट्रियासिक एज के अंतर्गत रेप्टाइल यानी रेंग कर चलने वाले जीव पृथ्वी पर आए। रेप्टाइल्स का विकास होता है ट्रियासिक में। जो जुरासिक काल आता है, इस जुरासिक कालखंड में डायनासोर की उत्पत्ति होती है। ठीक, डायनासोर की उत्पत्ति हुई ट्रियासिक युग में। फिर उसके बाद क्रिटेशियस इस युग में कछुआ अस्तित्व में आया। ठीक, फिर पैलियोसीन काल जो है, इसके अंतर्गत पहली बार धरती पर स्तनधारी जीव का अवतरण हुआ। ठीक, जो स्तनधारी थे, स्तनपान कराते थे अपने जीवों को, बच्चों को, उनका अवतरण यहाँ पर शुरू होता है। ठीक, ये पैलियोसीन काल में है। फिर इवोसीन कालखंड में क्या होता है, इसके अंतर्गत जो ट्रांस हिमालय इसका उदय होता है। ट्रांस हिमालय बनने की जो प्रक्रिया है वो इवोसीन काल से संबंधित है। फिर ओलिगोसीन काल के अंतर्गत वृहत हिमालय अस्तित्व में आया। ठीक, यहां तो हो गया ट्रांस हिमालय, इवोसीन, और ओलिगोसीन के कालखंड में बृहत हिमालय यानी विस्तृत हिमालय उत्पन्न होता है, अस्तित्व में आता है। ठीक, उसके बाद में जो मायोसीन है, मायोसीन कालखंड के अंतर्गत मध्य हिमालय, इसके काल में मध्य हिमालय का उदय होता है। फिर प्लायोसीन, जैसा कि मैंने बताया टर्सरी के प्लायोसीन काल में, इसमें मानव के रूप में रामापिथिकस का उदय यहां पर हुआ। ये बाद में आगे चलकर मानव के आदि पूर्वज के रूप में प्रकट होते हैं, सामने आते हैं। ठीक, फिर जो प्लेस्टोसीन है, इसके अंतर्गत भारत में पाषाण काल मिलता है, और यहीं से मानव के विकास की निरंतरता का क्रम हमें पता चलता है। यहाँ तो ये तो है, इनका अस्तित्व तो मिलता है, लेकिन इसके बाद कॉन्टिन्यूटी जो निरंतरता है वो नहीं मिलती है। और रेगुलर डेवलपमेंट या जैसे झुक कर चलना, फिर हल्का सीधा होना, फिर सीधे खड़े हो जाना, फिर
सारी क्रियाएं करना, ये सारी जो है इनकी सबकी कॉन्टिन्यूटी जो है वो हमें यहाँ से मिलती है प्लेस्टोसीन काल से। ठीक, जो अंतिम है होलोसीन कालखंड, इसमें ये आज से 10,000 वर्ष पूर्व था, जिसमें लगभग जो वर्तमान मानव है वो अपने वास्तविक स्वरूप में लगभग 80% कवर करके आ चुका था। 20% तो रेगुलर डेवलपमेंट चलता ही रहता है। आज का मानव आगे 50 साल 100 साल बाद आने वाले मानव से भिन्न होगा, या आज से जो आने वाला 100 साल का मानव होगा बाद में, वो आज के मानव से भिन्न होगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जेनेटिक इफेक्ट्स या क्लाइमेट चेंज या इन सारी चीजों से, या औद्योगिकरण के कारण, जो वायुमंडलीय परिवर्तन है उनके कारण, इन सब के कारण आने वाले समय में उसका विकास जो होगा वो थोड़ा सा बाधित हो सकता है, या बड़े स्तर पर हो सकता है, अच्छे से हो सकता है। तो सारी चीजें तो परिस्थिति जन्य होती है, जो 20% डेवलपमेंट होता रहता है, लेकिन 80% लगभग उसके रूप में आ चुका था। तो इस तरह से हमने देखा कि टर्सरी युग के प्लायोसीन काल में जो ये रामापेथिकस है, जो मानव का आदि पूर्वज माना जाता है, उसकी उत्पत्ति हो गई। इसको इतना समझने के लिए हमें इन चीजों को एक बार नजर डालनी जरूरी थी। इस पर बहुत महत्व का नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको आपको पूरा याद करना है, लेकिन अगर कहीं पर आपको ये मिल जाए कि तृतीय युग, टर्सरी युग या प्लायोसीन काल, तो वहां पर एक भ्रम ना हो, कंफ्यूजन ना हो, इससे ये चीजें कंफर्म हो जाती है। ठीक, तो आइए इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीक देखते हैं। अब हमारा जो वास्तविक जो मूल सिद्धांत था, जिसे हमें पढ़ना था, जहां से शुरुआत करनी थी, हम उस पर आ गए हैं। ठीक, वो है मानव की उत्पत्ति एवं विकास। ठीक, यहां पर आ गए हैं कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई और फिर उसका विकास या उसका डेवलपमेंट जो है कैसे होता है। हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले मानव, ठीक, ये जो है इसका विकास 2 स्तरों पे होता है। ठीक, देखते चलिए। यहां देखेंगे हम मानव की उत्पत्ति, और यहां देखेंगे हम मानव का विकास। ठीक, मानव की उत्पत्ति और मानव का विकास, ये 2 चीजें हम लोग यहाँ से देख रहे हैं। तो जो उत्पत्ति है वो हमने पहले ही देखा, कब हुई? टर्सरी युग के प्लायोसीन काल में। ठीक, अब इसमें भ्रम नहीं रहेगा। कभी भी प्रश्न आता है कि मानव की उत्पत्ति कब हुई, तो टर्सरी युग के प्लायोसीन काल में हुई, टर्सरी युग में हुई या प्लायोसीन काल में हुई, 2 में से जो ऑप्शन मिलता है उसे आप टिक कर सकते हैं। कल भी पूछा जा सकता है तो कल भी आप बता सकते हैं। ठीक, तो ऐसे हुई। फिर जो मानव का विकास क्रम है, इसको हम लोग देखेंगे। तो क्या हमने देखा? प्राइमेट्स या स्तनधारी, ठीक, इनका विकास क्रम जो है वही मानव के विकास का मूल क्रम है। ठीक, तो हम लोग देखेंगे इसके अंतर्गत कौन कौन आता है। ठीक, तो सबसे पहले कपि या वानर, कपि या वानर, उसके बाद लंगूर, लंगूर के बाद गोरिल्ला, फिर चिंपैंजी। ठीक, कपि या वानर, लंगूर, गोरिल्ला और चिंपैंजी। ठीक, चिंपैंजी के बाद ओरंगटन,
ओरंगटन और छछूंदर, ये सभी स्तनधारी हैं, ये प्राइमेट्स। ठीक, ये प्रारंभिक प्राइमेट्स हैं जो आरंभिक स्तनधारी जीव उत्पन्न हुए। ठीक, इसमें जो कपिया वानर है, कपिया वानर, यहीं से मानव का विकास होता है। ठीक, ये सबसे प्राचीनतम मानव है, या फिर ये कहिए कि मानव का आदि पूर्वज है। ठीक, ये प्राचीनतम मानव कहिए या कहिए कि मानव का आदि पूर्वज है। ठीक, इसके बाद क्या होता है, रामापिथिकस, यही हमने देखा था, रामापिथिकस। रामापिथिकस में क्या होता है कि इसकी दो शाखाएं निकलती हैं। एक जो है वो मैदानी भागों में चली जाती है, ये अफ्रीका से निकलते हैं, अफ्रीका के जंगल। ठीक, दो शाखाएं, एक मैदानी क्षेत्रों में चली जाती है और दूसरी अगले जंगल में। ठीक, ये आगे जाकर विकास करते हैं और ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ठीक, इनकी अगली जनरेशन ऑस्ट्रेलोपिथिकस, और ये जंगल में रहकर वानर रह गए। ठीक, इतना समझ में आ रहा है, वानर रह गए। एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि जो है ये जो कपिया वानर है ये आदि पूर्वज नहीं है, ये सिर्फ सबसे प्राचीनतम है। आदि पूर्वज हम उसे कह सकते हैं जहां से हमें निरंतरता मिलती हो विकास की, क्योंकि ये पूर्वज तो है लेकिन आदि पूर्वज इसलिए नहीं है क्योंकि इसके साथ ही इसकी सभ्यता नष्ट हो गई, इसका विकास क्रम जो है वो समाप्त हो गया। हमें जो कंटिन्यूअसली डेवलपमेंट मिलता है वो ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो मानव था उससे मिलता है, इसीलिए आदि पूर्वज मानव का ये हुआ, ये आदि पूर्वज हुआ इसका। ठीक, यहीं से मानव के विकास की निरंतरता पाई जाती है। ठीक, अब इसके बाद हम क्रमवार सभी मानवों, जो प्राचीन मानव रहे, जो वानर जो रहा है, उसका जो डेवलपमेंट हुआ है उसको क्रमवार देखेंगे। तो इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जो चीजें पढ़ेंगे उसमें हम वानर की अलग अलग जो जातियां रही हैं, जो समुदाय रहे हैं, उसमें ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ठीक, ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बाद होमो हैबिलस, ठीक, होमो हैबिलस के बाद होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस के बाद पेकिंग मानो, पेकिंग और जावा मानो। ठीक, ये पेकिंग बीजिंग से संबंधित है, बीजिंग चीन से। ठीक, इसको देखेंगे। जावा मानो, ठीक, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। जावा मानो के बाद निएंडरथल मानो, ठीक, इसको हम लोग देखेंगे। यानी हम क्या देखेंगे, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, पेकिंग, जावा, निएंडरथल, और उसके बाद छठा होगा क्रो-मैग्नन मानो। ठीक, क्रो-मैग्नन मानो। ये सब डेवलपमेंट है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से ऐसे ऐसे
इसका सिस्टमैटिक डेवलपमेंट होता चला जाता है। इसके बाद ये ऐसे विकास क्रम मिलता है। इससे पहले का जो हमने देखा रामापिथिकस, उससे हमने विकास क्रम प्राप्त करने का प्रयास किया तो विकास क्रम नहीं मिला, हमें निरंतरता नहीं मिली। लेकिन ये है, यहाँ पर हमको निरंतरता मिल रही है। इनके गुण है, इनमें डेवलपमेंट हुआ लेकिन इनके भी गुण पूर्व के समाहित हैं। फिर ये अगला जो है इसमें डेवलपमेंट हुआ, थोड़ा सा नई चीजें आई लेकिन पूर्व के गुण इसमें विद्यमान है। तो कहने का मतलब है जो पुरानी व्यवस्था को भी साथ में लेकर अगली व्यवस्था में प्रवेश करता है वो होता है कंटिन्यूटी होती है, वो निरंतरता होती है। लेकिन अगर इनके सिद्धांत और अगले वाले के जो गुण है, इनके जो गुण है दोनों अलग अलग हैं, तो वो मानव तो हो सकता है लेकिन इनसे उनका संबंध ही नहीं हो सकता। ठीक, इस तरह से तो हम इतने देखेंगे। फिर सातवां जो हमारा आधुनिक मानव है, होमो सैपियंस, इसको देखेंगे। ठीक, और ये होमो सैपियंस का उदय और आधुनिक मानव के रूप में उसका परिवर्तन, इसको देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, पेकिंग, निएंडरथल, क्रो-मैग्नन और होमो सैपियंस, इन सब का एक क्रम याद कर लें, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है कि निम्न को क्रमवार व्यवस्थित कीजिए। कभी दे दिया आपको होमो इरेक्टस पहले दे दिया, होमो हैबिलस बाद में दे दिया, ऐसे करके तो क्रमवार। तो ऐसे ही ये 4-4 के क्रम में, 4-3 के क्रम में आप याद कर लेंगे, जिससे आपको जब भी इनका क्रम मिलाने का मौका मिलेगा, क्रम से इनको व्यवस्थित करने का जो मौका आएगा या प्रश्न आएगा तो उसको आप व्यवस्थित तरीके से कर पाएंगे। इससे संबंधित यही आता है। 2 प्रश्न आते हैं, आदि पूर्वज और दूसरा इनको क्रम से लगाना। ठीक, तो इस वीडियो में यही, फिर अगले वीडियो में इनके बारे में, इनकी जो विशेषताएं हैं उनको देखेंगे और साथ ही साथ हम पाषाण काल को भी शुरू करेंगे यहाँ से। ठीक, थैंक यू।